वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का, जो कि आपके टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज का सेशन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए जिससे हम अपना सेशन स्टार्ट कर सकें। और आज की क्वेश्चंस में जो हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे, आप सभी उसको अपने नोट्स में जरूर नोट डाउन कर लीजिए। इसके साथ ही साथ वीडियो पे जो चैनल पे जो अदर वीडियोस अपलोडेड हैं आप उनको जरूर देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई बटन, इसके साथ साथ एंड स्क्रीन पे मिल जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑन द स्क्रीन। कॉलरिज वाज वर्ड्सवर्थ फ्रेंड एंड ही डाइड इन। किस ईयर में उनकी डेथ हुई थी? कॉलरिज जो वर्ड्सवर्थ के फ्रेंड थे और उन्होंने साथ में कोलैबोरेशन वर्क लिखा है। वर्ड्सवर्थ ने अपना प्रिलूड जो था वो कॉलरिज को डेडिकेट किया, कॉलरिज को मेंशन किया है उस वर्क में। तो आपको बताना है किस ईयर में कॉलरिज की डेथ हुई थी, जो विलियम वर्ड्सवर्थ के बहुत ही अच्छे मित्र थे। तो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है ए बी सी डी। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन ए। 1834 में कॉलरिज की डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदी आर फेमस एज अ पोएट्स ऑफ। किस ग्रुप के नेम को क्या बोलते हैं? इन तीनों का जो ग्रुप था वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउदी का, दे आर नोन एज इन इंग्लिश लिटरेचर, किस नेम से जाने जाते हैं? नेचर पोएट, रोमांटिक लव, ओशन डिस्ट्रिक्ट या लेक डिस्ट्रिक्ट। तो इनको बोलते हैं फेमस एज अ पोएट्स ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, लेक डिस्ट्रिक्ट के पोएट्स को ये ज्यादा इनको जाना जाता है। इन तीनों का ग्रुप जो था, क्योंकि ये लेक डिस्ट्रिक्ट्स में मिले थे और वहां पे ये रहते थे, दैट्स व्हाई दे वर नोन एज दी poets of Lake District. Next, number 3 we have question. The prelude is said to be the, क्या बोला जाता है? जो prelude important work है, autobiographical work है विलियम वर्ड्सवर्थ का, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ, साइकोलॉजिकल ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ, या बायोग्राफिकल स्केच ऑफ वर्ड्सवर्थ, या नन ऑफ दीज। तो थर्ड का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ। 1850 में ये पब्लिश हुआ है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो लोग हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं इस चैनल के साथ में, इस वीडियो के साथ में, उनके लिए 1850 को पब्लिश हुआ है। 1805 को ये वर्क इनका कंप्लीट हुआ था। ठीक है, बट तब तक जब ये पब्लिश हुआ तो उनकी डेथ हो चुकी थी। और 1798 में इसको लिखना स्टार्टेड राइटिंग। ठीक है, लिखना स्टार्ट किया था। ये भी आप इंपॉर्टेंट फैक्ट इस बुक से रिलेटेड नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। तो प्रिल्यूड वो वर्क है जो ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है और ब्लैंक वर्ड्स में ये लिखा गया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के साथ में आपको 3 से 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आज इस क्वेश्चन में आपको बताया। तो इन फैक्ट्स को जरूर अपने नोट्स में इसी क्वेश्चन के साथ नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नंबर 4 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वी हैव हियर नंबर 4 इज लिरिकल बैलेट्स केम इन। किस ईयर में लिरिकल बैलेट्स जो था वो पब्लिश हुआ है? आप सभी को इसका आंसर पता है, तो जल्दी से इसके आंसर की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। 1798 में ये पब्लिश हुआ है द फर्स्ट टाइम। प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स किस ईयर में आया था? आप सभी को इसका भी आंसर मालूम है, तो इसके आंसर की हम बात कर लेते हैं। इट केम इन द ईयर 1800। ठीक है, जो प्रीफेस के साथ लिरिकल बैलेट में प्रीफेस जो वर्ड था, वो जो यूज एड ऑन हुआ था, वो ईयर 1800 में लिरिकल बैलेट्स में प्रीफेस वर्ड को एड ऑन करके इसको पब्लिश कराया गया था 1800 ईयर में। नेक्स्ट वन वी हैव हियर नंबर 6। In the preface to the lyrical ballads, Wordsworth examines a sonnet of Gray. Which one? किस sonnet को Wordsworth ने examine किया था? प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स में आपको उसका आंसर देना है। और हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे, ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट, ऑन द डेथ ऑफ मास्टर ग्रे, ऑन द डेथ ऑफ एलिजी राइटर, ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड ईस्ट। तो करेक्ट जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का वो है हमारा ऑप्शन ए, ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट। ये एक सोनेट था ग्रे का, थॉमस ग्रे का, तो उसमें वर्ड्सवर्थ ने एग्जामिन किया है सोनेट को प्रीफेस टू दी लिरिकल बैलेट्स अपने वर्क में। नंबर 7 वी हैव हियर अ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। ये किसका कोटेशन है? ये किसने कहा है? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड, तो ऑब्वियसली जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये कोटेशन बोला है, अ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। नंबर 8 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वर्ड्सवर्थ एडेड एन
appendix to the preface to the trace out the history of poetic diction and points out the defect of, क्या डिफेक्ट पॉइंट आउट किया था वर्ड्सवर्थ ने जब अपेंडिक्स ऐड किया था प्रीफेस में, टू ट्रेस आउट द हिस्ट्री ऑफ पोएटिक डिक्शन को ट्रेस आउट करने के लिए, उसकी हिस्ट्री को ट्रेस आउट करने के लिए, तो उसमें क्या उन्होंने डिफेक्ट पॉइंट आउट किया था कि पोएटिक डिक्शन में क्या डिफेक्ट है। द न्यू क्लासिकल पोएटिक डिक्शन, द क्लासिकल पोएटिक डिक्शन या रेनेशा पोएटिक डिक्शन या नन ऑफ दीज, तो किसमें उन्होंने पॉइंट आउट किया था जो डिफेक्ट था, एंड दैट वाज ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। द न्यू क्लासिकल पोएटिक डिक्शन में किस तरीके के डिफेक्ट्स थे उसको प्रीफेस अपेंडिक्स टू द प्रीफेस में उन्होंने ट्रेस आउट किया था अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द पोएटिक डिक्शन। Number 9 question we have, the spiritual love acts not nor can exist without imagination, which in truth is but another name for absolute power and clearest insight, amplitude of mind and reason in her most exalted mood. This faculty hath been the feeding source of our long labor. These lines reveals Wordsworth's concept of imagination. They are the lines on the concluding book of, ये जो lines है यहाँ से यहाँ तक, this spiritual से लेकर के long labor तक का, ये वर्ड्सवर्थ का इमेजिनेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जो रिवील करते हैं इस लाइन में। व्हाट द इमेजिनेशन इज ऑल अबाउट, इस लाइन में उन्होंने ये रिवील करा हुआ है। तो आपको बताना है कि ये किस बुक की कंक्लूडिंग लाइन्स है, इसका आंसर आपको देना है। इस ऑप्शंस में से यहाँ पे अवेलेबल है, तो प्रिल्यूड की है ये कंक्लूडिंग लाइन, द वर्ड इज टू मच विद अस या टर्न अवे या नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का जो है उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे, एंड दैट इज ऑप्शन ए द प्रिल्यूड, जो इनका ऑटोबायोग्राफिकल एंड मैग्नम ओपस वर्क है वर्ड्सवर्थ का। नंबर 10 वी हैव हियर, नो प्लीजेंट इमेजेस ऑफ ट्रीज, of sun, sea or sky, no colors of green fields, but hues and mighty forms that do not live like living man. These lines are from Wordsworth के किस प्रिल्यूड के किस बुक से ये लाइंस ली गई हैं जो नो प्लीजेंट इमेजेस ऑफ ट्रीज हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ से बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 का भी जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, द प्रिल्यूड बुक फर्स्ट की ये लाइन है जो कि यहाँ पे या मेंशन करी गई है। नंबर 11 क्वेश्चन भी है, वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर द 50 इयर्स अमंग दी, कहाँ पे उन्होंने 50 इयर्स जो अपने लाइफ का था उसको स्पेंड किया था, आपको बताना है। नंबर 11 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नॉर्थम्बरलैंड डेल्समैन, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है किया था। नंबर 12 वी हैव क्वेश्चन हियर, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ, आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से वर्ड्सवर्थ ने कौन सा ऐसा वर्क है जो नहीं लिखा है, और इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स वो है हमारा ऑप्शन जी, द मेई क्वीन इज नॉट रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, और बाकी इनके तीनों माइकल, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस एंड इट्स अ ब्यूटियस इवनिंग, दीज ऑल आर ऑफ वर्ड्सवर्थ्स वर्क। नंबर नेक्स्ट वी हैव नंबर 13, वर्ड्सवर्थ published descriptive sketches and an evening walk, evening यहाँ पे होना चाहिए, वर्डिंग वॉक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि वर्ड्सवर्थ ने डिस्क्रिप्टिव स्केच जो इनका वर्क है, स्टार्टिंग का वर्क है, एंड इवनिंग वॉक, ये किस ईयर में इन्होंने पब्लिश करा था, इसका आंसर आपको देना है। तो ऑप्शन ए बी सी डी हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे, 1793 फरवरी में, 1794 फरवरी में, 1797 फैब या 1798 फैब में। तो जो करेक्ट आंसर हमारा वो है हमारा 13 का ऑप्शन ए, फैब 1793 में ये वर्क, द फर्स्ट written work of William Wordsworth was published. They were descriptive sketch and an evening walk. Number 14 we have Wordsworth poems mostly deal with, poems जो इनके थे वो किससे डील विद करते थे, आपको इसका आंसर देना है, एंड they were politics, city life, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ या आपका रिवोल्यूशन। और जो करेक्ट आंसर है इसका बहुत ही इजी करेक्ट आंसर है, आप सभी ने दे दिया होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वर्ड्सवर्थ के वर्क्स में आप देखोगे तो हम्बल एंड जो उनके रस्टिक लाइफ से रिलेटेड जो थीम्स हुआ करते थे उसी को वो अपने सब्जेक्ट मैटर या अपनी पोएट्री कॉम्पोजिशन का एक थीम या सब्जेक्ट मैटर लेके फिर चलते थे। नेचर, कॉमन पीपल या कॉमन लैंग्वेज यूज करते थे, अपने लैंग्वेज, अपने वर्ड्स जो उनके वर्क्स थे, कॉम्पोजिशंस थे, दैट्स व्हाई हिज वर्क्स मोस्टली डील्स विद द हम्बल एंड रस्टिक लाइफ।
नेक्स्ट नंबर 15 की है, सॉलिटरी रीपर वाज कंपोज्ड आफ्टर अ टूर ऑफ स्कॉटलैंड इन 1805 एंड पब्लिश्ड इन। बताया जा रहा है कि जो सॉलिटरी रीपर जो इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, ये जो था ये लिखा गया था, कंपोज किया गया था जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने स्कॉटलैंड का टूर किया था 1805 में। उसके बाद ये वर्क लिखा गया था, बट आपको बताना है कि ये पब्लिश किस ईयर में हुआ है। सॉलिटरी रीपर 15 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है। एंड मूविंग ऑन टू द आंसर की बात कर लेते हैं आप। 1805, 1806, 1807 या 1808, और जल्दी से इसका क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए आप लोग 15 नंबर का। एंड द करेक्ट आंसर भी है ऑप्शन सी, 1807 में ये पब्लिश हुआ है, दी सॉलिटरी रीपर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर आप नोट डाउन कर लीजिए। सॉलिटरी रीपर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का। 1805 के बाद कंपोज किया था इस वर्ड्सवर्थ ने जब वो स्कॉटलैंड का टूर किया था, बट जब ये पब्लिश हुआ है तो उसका टाइम ड्यूरेशन जो था वो उस ईयर में 1807 ईयर था वो। द सॉलिटरी रीपर वॉज सिंगिंग इन। द सॉलिटरी रीपर जो था किसमें सिंग कर रहा है, गाना किस लैंग्वेज में गा रहा है, आपको उसका आंसर देना है। 16 क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 17 नंबर इज टिंटन एबे इज। टिंटन एबे क्या है, वर्ड्सवर्थ का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ये टिंटन एबे, ये क्या है, किसमें लिखा गया है, इसका जो एक आपको बात कर लो कि किस पोएटिक फॉर्म में ये लिखा गया है। ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ड्रामेटिक लिरिक है, ड्रामेटिक एपिक है, या नन ऑफ दीज। 17 का भी करेक्ट आंसर जो हमारा है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दिस वाज अ ड्रामेटिक लिरिक पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। तो इस क्वेश्चन को जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा और जल्दी से वीडियो को शेयर लाइक भी कर दीजिए साथ ही साथ, और बने रहिएगा चैनल के साथ में। हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे आगे वीडियोस में। Number 18 is a perfect woman nobly planned to warm, to comfort and command, and yet a spirit still and bright with something of an angel light. These lines are from. किससे ये लाइंस ली गई हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल लाइंस है ये विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो उनकी किस वर्क में इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है, इस लाइन को कंपोज किया गया है, आपको बताना है। सॉलिटरी रीपर, डैफोडिल्स, लूसी पोएम्स या शी वाज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। जो करेक्ट आंसर है नंबर 18 का, उसकी बात कर लेते हैं हम, और जो इसका है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, शी वाज अ Phantom of Delight is the correct answer of this question number 18. Number 19 we have, her eyes are as stars of twilight, pair like twilights to her dusky hair. These lines are from the poem She was a Phantom of Delight. They are about, ये किसके लिए है पोएम में जो ये लाइंस बताया गया, her eyes are as stars of twilight, pair like twilights to her dusky hair. ये एक पोएटिक लाइन है और ये लिया गया है शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट पोएम से, जहां पे इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। बट ये बताया जा रहा है कि पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि ये किसके लिए लाइंस लिखी हैं वर्ड्सवर्थ ने, मैरी हचिंसन के लिए, उनकी जो वाइफ थी डोरेथी के लिए, या कॉलरिज के लिए, या नन ऑफ दीज, डोरेथी जो उनकी सिस्टर थी के लिए। तो आपको इसका करेक्ट आंसर देना है। 19 का जो करेक्ट आंसर है दिस वॉज फॉर हिज वाइफ। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है हमारा, मैरी हचिंसन के लिए ये लाइंस लिखी हैं, कंपोज की हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने। 20 इज विलियम वर्ड्सवर्थ वाज इन 1791 इन फ्रांस वेयर ही वाज अ विटनेस टू द मिडिल स्टेजेस। तो आपको बताना है कि किस चीज के उन्होंने विटनेस किया था इस टाइम पे जब वो फ्रेंच में थे। फ्रेंच पोएटिक प्रैक्टिसेस, फ्रेंच ड्रामा, फ्रेंच कल्चर एंड आर्ट, या फ्रेंच रेवोल्यूशन का। और जो इसका करेक्ट आंसर है उसकी हम बात करें तो दैट वाज फ्रेंच रेवोल्यूशन। और फ्रेंच रेवोल्यूशन की फ्रेंड्स बात करें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज द रेवोल्यूशन जो कि बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल था। जो भी रोमांटिक एरा के राइटर्स थे, पोएट्स थे, ऑथर्स थे, इनको बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस किया फ्रेंच रेवोल्यूशन ने। और आप मोस्टली जो जितने भी राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, उनके कॉम्पोजिशन में आप फ्रेंच रेवोल्यूशन का डिस्क्रिप्शन जरूर देखोगे, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 में स्टार्ट हुआ था, उसने बहुत ही इम्पैक्टफुल एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाला इन सभी पोएट्स के कॉम्पोजिशंस पे। चलिए बात कर लेते हैं 21 क्वेश्चन की। She gave me eyes, she gave me ears,
and humble cares and delicate fears, a heart, the fountain of sweet tears, and love and hope and joy. These lines are in reference to, किसमें ये किस लाइन्स किसके रेफरेंस से रिलेट करता है, मीन्स किसके संदर्भ में ये लाइन्स लिखी गई हैं आपको बताना है. एंड द करेक्ट आंसर वी हैव 21 का जो है वो है ऑप्शन सी, डोरेथी वर्ड्सवर्थ के लिए, जो कि ये सिस्टर थी विलियम वर्ड्सवर्थ की. इनके लिए ये लाइंस इसमें रेफरेंस दिया जा रहा है डोरेथी वर्ड्सवर्थ का, जो कि वर्ड्सवर्थ ने लिखा है. शी गेव मी आई, शी गेव मी ईयर्स, बिकॉज डोरेथी वर्ड्सवर्थ जो थी विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ कॉम्पोजिशंस को लिखा है और उनके लिए एक इंस्पिरेशन का काम किया है. उनके साथ साथ वो रहती थी और उनको बहुत ही ज्यादा इंस्पायर किया था. एक मोटिवेशन, एक तरीके का स्ट्रॉन्ग जो साइड होता है एक सिस्टर का, वो डोरेथी वर्ड्सवर्थ ने प्ले किया विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए. और विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन के थ्रू को एक डेडिकेट किया या उसमें उनका रेफरेंस दिया. तो 22nd क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे. द एक्सकर्शन डेटेड 1814 मार्क द बिगिनिंग ऑफ, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ में जो ये वर्क था एक्सकर्शन, ये किसको मार्क करता है या कौन सी ऐसी चीज थी जो विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ से स्टार्ट हुई. ऑन दैट वाज द डिक्लाइन ऑफ, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस. क्योंकि इस वर्क की बात करें एक्सकर्शन की तो इस ये बहुत ज्यादा फेमस या बहुत ज्यादा पॉपुलर वर्क नहीं है वर्ड्सवर्थ का. लाइक वी हैव सॉलिटरी रीपर्स, प्रीलूड, लिरिकल बैलेड्स या इनके अदर डैफोडिल्स पोएम्स की बात करें तो इस तरीके से ये बहुत ज्यादा फेमस वर्क नहीं है. और इसमें उनका एक जो पोएटिक जीनियस था वो कहीं डिक्लाइन कर रहा था. इस वर्क के लिखने से भी ये पता चलता है, पढ़ने से ये पता चलता है. नेक्स्ट 23 क्वेश्चन वी हैव ऑन द स्क्रीन. दिस विल नेवर डू, हु मेड दिस कमेंट अबाउट एक्सकर्शन, इलियट, एर्नोल्ड, कॉलरिज या जेफरे. तो करेक्ट आंसर है 23rd का, दैट इज ऑप्शन बी. ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है. जेफरे ने ये कोटेशन, ये लाइन बोला है, हु मेड दिस कमेंट अबाउट एक्सकर्शन, जेफरे, दिस विल नेवर डू. 24th क्वेश्चन की बात करें हम. इन द पोएम शी वाज अ फैंटम ऑफ डिलाइट, जो ये पोएम है, Wordsworth celebrates his wife Mary, his sister Dorothy, his friend Coleridge या none of these. और जो करेक्ट आंसर है 24 का वो है ऑप्शन ए, his wife Mary. हचिंसन को सेलिब्रेट कर रहे हैं इस पोएम में, उनको डेडिकेट किए हैं इसके 14 लाइन्स. She was a phantom of delight. Number 24 we have on the screen. But she is in her grave and oh the difference to me these lines appears in. ये किस पोएटिक वॉल्यूम में, किस पोएटिक कॉम्पोजिशन में लाइंस ये का डिस्क्रिप्शन मिलता है, इसका आंसर देना है. और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में मोस्टली आते हैं, इसीलिए इन लाइंस का यहाँ पे मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करा हुआ है. आप लोग भी इसको एक बार रिवाइज कर लो कि किस तरीके के लाइंस या कौन से लाइंस को बोला है, किस पोएटिक वॉल्यूम में कॉम्पोजिशन में मिलता है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है 25th का वो है ऑप्शन ए. She dwelt among the untrodden ways. ये इंपॉर्टेंट पोएटिक वर्क था जिसमें इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है. But she is in her grave and oh the difference to me. Number 22nd is she dwelt among the untrodden ways. Strange fits of passion have I known. A slumber did my spirit seal, and the 3 years she grew in sun and shower. And the 4 poems of Wordsworth of Lucy poems. ये है इनके 4 पोएम्स जो लूसी पोएम्स से रिलेटेड है, इनकी बात कर रही है. Dwelt among the untrodden ways. लूसी पोएम का ये वॉल्यूम था, इसमें 4 पोएम्स इनके इंक्लूडेड थे. 1 पोएम आर एडेड लेटर इन 1801. विच वन वाज दैट, आपको बताना है कि चौथा जो 5वां पोएम था वो 1801 में ऐड किया गया था और वो कौन सा पोएम था उसका नेम बताना है इन ऑप्शंस में से. और आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा. लूसी पोएम्स का जो वॉल्यूम था उसमें 5 पोएम्स इंक्लूडेड थी, तो चारों पोएम्स का यहाँ पे दिया गया है नेम. She dwelt among the untrodden ways. Strange fits of passion have I known. A slumber did my spirit seal. ये तीसरा था. और 3 years she grew in sun and shower. तो आपका नेक्स्ट जो था वो कौन सा था उसका आंसर देना है. 22nd का आंसर है ऑप्शन ए, I traveled among unknown men. ये नंबर 5 था पोएम था जो कि लेटर ऑन ऐड हुआ 1801 में लूसी पोएम्स में. 27 वी हैव हियर वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न एट. तो आपको बताना है कहाँ पे इनका जन्म हुआ था वर्ड्सवर्थ का.
and the answer we have here, that is option A. कुकर माउथ में इनका जन्म हुआ था, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो ऑप्शन ए कुकर माउथ पे वो टिक करोगे, करेक्ट। नंबर 28 वी हैव आफ्टर whom Wordsworth was appointed as poet laureate of England। बहुत इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो ऐसे पूछा जाएगा कि आफ्टर whom he became the poet laureate, या तो ये पूछा जाता है in which year विलियम वर्ड्सवर्थ was appointed as poet laureate। तो ये सब कुछ आपको याद रखना है। और आंसर की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। आफ्टर रॉबर्ट साउदी, जो उनके लेक पोएट्स लेक डिस्ट्रिक्ट के फ्रेंड थे, कंपेनियन थे, ग्रुप के मेंबर थे, उनके बाद इनको पोएट लॉरिएट अपॉइंट किया जाता है वर्ड्सवर्थ को। और किस ईयर अपॉइंट किया जाता है? 1843 में। 1843 से लेकर के 1850 तक ये अपॉइंटेड थे एज पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लिश गवर्नमेंट या इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन। एंड ही वाज द पोएट जिन्होंने कोई भी वर्ड्स पोएम्स इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन के प्रेज में नहीं लिखी हैं। नंबर 29 की बात करें क्वेश्चन की, हियर वी हैव ऑन द स्क्रीन व्हिच सोनेट ऑफ ग्रेस वर्ड्सवर्थ एग्जामिन्ड इन द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स ऑफ द, की बात कर ली, इस क्वेश्चन की हमने बात कर ली है ऑलरेडी और आप सभी को इसका आंसर पता है। और 29 का जो हमारा करेक्ट आंसर है रिचर्ड वेस्ट को उन्होंने किया था, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है 1742 में। नंबर 30 वी हैव वर्ड्सवर्थ पब्लिश डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉक इन द ईयर। नंबर 30 की क्वेश्चन का जो आंसर है वो जनवरी 1793 में, 29 जनवरी 1793 में ये डिस्क्रिप्टिव स्केच जो था इवनिंग वॉक का, और आई थिंक उसमें फरवरी था, तो ये मैं रीचेक कर लूँ एक बारी फिर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जनवरी में ही था, 29 जनवरी 1793 में ये वर्क पब्लिश हुआ था, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉक। नंबर 3 वी हैव वेयर एंड व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ मीट सर वॉल्टर स्कॉट। वॉल्टर स्कॉट से वर्ड्सवर्थ की मुलाकात कब और कहाँ हुई थी, इसका आंसर आपको देना है। 31 का जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी है, इंग्लैंड 1803 में उनकी मुलाकात सर वॉल्टर स्कॉट से हुई थी। एंड वॉल्टर स्कॉट को हम जो जानते हैं एज अ हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट जानते हैं, तो ये भी आप एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इनसे रिलेटेड ध्यान दीजिएगा। अगर वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, बट सर वॉल्टर स्कॉट की भी बात यहाँ पे क्वेश्चन में उनका डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, मेंशन है, तो हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट थे वो, ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वन वी हैव नंबर 32 क्वेश्चन की बात कर लें। हाउ मेनी टाइम्स वर्ड्सवर्थ विजिटेड यूरोप। यूरोप वर्ड्सवर्थ ने कितने टाइम्स विजिट करा हुआ है, आपको इसका आंसर देना है। एंड वी हैव द क्वेश्चन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 6 टाइम्स ही विजिटेड यूरोप। नंबर 33 के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द थीम ऑफ वर्ड्सवर्थ द वर्ड इज टू मच विद अस इज, क्या थीम है वर्ड्सवर्थ की द वर्ड इज टू मच विद अस पोएम का, आपको इसका आंसर देना है। और 33 का जो करेक्ट आंसर है, ही कंडेम्स मेटरलिज्म इन दिस वर्क। द वर्ड इज टू मच विद अस में उन्होंने मेटरलिज्म की बात की है और किस तरीके से उसको कंडेम किया है कि नेचर इज एवरीथिंग, और मेटरलिज्म जो होता है ये एक जो फ्रूगल थिंग्स है, जो कि नश्वर चीजें हैं, जो कि आपको सिर्फ एक तरीके से आपको कैप्टिवेट करती हैं मैटेरियलिज्म में या तो उन्होंने अपने वर्क्स में, अपने पोएम्स में स्पिरिचुअलिटी, नेचर से रिलेटेड बात की है, इसीलिए द वर्ड इज टू मच विद अस में उन्होंने कंडेम किया है मेटरलिज्म को। नंबर 34 वी हैव हियर वर्ड्सवर्थ ट्रीटेड नेचर एज अ, किस तरीके से वर्ड्सवर्थ ने नेचर को ट्रीट किया हुआ है अपने पोएम्स में, अपने लाइफ में, आपको इसका आंसर देना है। एज अ लिविंग पर्सनैलिटी, वो नेचर से बात करते थे, नेचर के साथ उनको कंफर्ट मिलता था, नेचर से वो अपनी चीजों को शेयर करते थे, तो दिस वाज द थिंग, उनको नेचर को he treated like a living personality। ठीक है। नंबर 35 we have question number what does pantheism mean। pantheism का मतलब क्या होता है, इसका आंसर आपको देना है। ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है। God is all and all is God, everything is mortal, none can escape from time, या all of these। करेक्ट आंसर जो हमारा है, आप सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा। पैंथेइज्म से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है और ये हमारा ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। ऑल
God is all is God. This is related definition of pantheism. Number 36 we have, from where did Wordsworth get idea that education of nature is superior to bookish learning? ये है कि कहाँ से उनको ये आइडिया या एक तरीके का वर्ड्सवर्थ को आइडिया मिला एजुकेशन से रिलेटेड, कि एजुकेशन ऑफ नेचर, नेचर से रिलेटेड, कि नेचर का एजुकेशन जो है उसको पढ़ना इज सुपेरियर टू बुकिश लर्निंग या बुकिश नॉलेज. तो ये जो था उनको जो इंस्पिरेशनल, ये मेरा इंस्पिरेशन रूसो, शेक्सपियर या जॉन रस्किन या मिल्टन से. तो 36 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा रूसो ये है. रूसो ने ये लाइंस, ये उनको इंस्पिरेशन दिया, या उनकी जो थ्योरी थी रूसो की, उससे वर्ड्सवर्थ बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने कहा एजुकेशन ऑफ नेचर इज सुपीरियर टू बुकिश लर्निंग. 37 भी है, who considered Wordsworth as the high priest of nature. high priest of nature हम सभी जानते हैं वर्ड्सवर्थ को बुलाया जाता है, या he is known as the high priest of nature in English literature. बट ये किसने कंसीडर किया था या किसने कहा था कि yes he is the high priest of nature? डी क्वेंशी, कॉलरिज, शैले या मैथ्यू एर्नोल्ड. 37 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, डिक्वेंशी. डिक्वेंशी ने ये कोटेशन, ये लाइंस वर्ड्सवर्थ को डेडिकेट की थी और उनको बुलाया था, दैट उनको बुलाते थे हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर. 38 भी है, लूसी पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ रेफर टू. लूसी के जो पोएम्स थे उसमें ये पोएटिक वॉल्यूम था लूसी पोएम्स का. ठीक है, लूसी पोएम्स के नेम से पोएटिक वॉल्यूम पब्लिश हुआ था. तो आपको बताना है रेफर्स टू, क्या रेफर करता है वर्ड्सवर्थ का? अर्ली पोएम्स, अ ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स बाय हिम, पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ इन कोलैबोरेशन विद कॉलरिज या हिज ह्यूमरस पोएम्स. और जो करेक्ट आंसर है, अभी इस क्वेश्चन का हमने इससे पहले डिस्कशन कर लिया है, तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा. जल्दी से दे दीजिए आंसर, तब मैं बात करती हूँ इसके करेक्ट आंसर की. और यस, वी हैव द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अ ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स बाय वर्ड्सवर्थ. वर्ड्सवर्थ के ग्रुप ऑफ 5 पोएम्स का, इसमें लिरिक पोएम्स का डिस्क्रिप्शन मिलता है लूसी पोएम्स में, जिसमें उनके 5 लिरिक पोएम्स इंक्लूडेड है. नंबर 39 भी है, फ्रॉम वेयर द बिलो कोटेड लाइंस ऑफ वर्ड्सवर्थ अपीयर. कहाँ से लिए गए हैं? No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of revelers in some shady haunt among Arabian sands. ये कहाँ से लाइंस ये कोट किया गया है वर्ड्सवर्थ के, किस पोएम से या किससे लिया गया है, आपको बताना है. 39 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सॉलिटरी रीपर. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव नंबर 40, who said the poet is a man speaking to man. ये किसने कहा है? एंड वी हैव द करेक्ट आंसर, यहाँ पर है भी मेंशन भी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नंबर 42 वी हैव, who to whom is Wordsworth autobiographical poem the prelude. 41 की बात कर लेते हैं. In which poem has Wordsworth described different moods of nature? Different moods of nature को किस poem में describe किया है वर्ड्सवर्थ ने? आपको इसका आंसर देना है और जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन बी, लाइन्स रिटन अबव चिंचन अवे. इस पोएम में वर्ड्सवर्थ ने नेचर के डिफरेंट मूड्स को डिस्क्राइब किया है. तो देखिए फ्रेंड्स, हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक डिस्कस किए हुए हैं और आप सभी क्वेश्चन को प्लीज फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, इसको एक बार फिर वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा. 42nd क्वेश्चन का जो आंसर है, क्वेश्चन की बात कर लेती हूँ. टू हुम वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिल्यूड एड्रेस. किसको एड्रेस करके वर्ड्सवर्थ ने अपनी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम को लिखा है, किसको एड्रेस किया है उस पोएम में? आपको इसका आंसर कर देना है. जेन ऑस्टिन, अलेक्जेंडर पोप, कॉलरिज या डॉक्टर जॉनसन. और जो करेक्ट आंसर है, यस ऑब्वियसली हिज फेलो फ्रेंड, दैट वाज एस.टी. कॉलरिज, जिसको इन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल पोएम प्रिल्यूड लिखने के लिए इंस्पायर किया था वर्ड्सवर्थ को कॉलरिज ने. तो वर्ड्सवर्थ ने कॉलरिज को एड्रेस किया है इस पोएम द प्रिल्यूड में. नंबर 43 में है, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द इगोटिस्टिकल सबलाइम. और करेक्ट आंसर, ये क्वेश्चन बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो मैं बात कर लेती हूँ इसके डायरेक्ट आंसर की और ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. कीट्स ने egotistical sublime बोला है वर्ड्सवर्थ के लिए. नंबर 44 we have, choose the correct option. Little we see in nature that is ours. The above line has been quoted from. ये जो लाइन्स हैं कहाँ से कोट की गई हैं आपको बताना है, कहाँ से ली गई हैं. Tintin away the word is too much with us, ode on intimation of immortality या लूसी ग्रे पोएम से. तो आपको बताना है इसका आंसर. और 44 का जो करेक्ट आंसर है, the word is too much with us. 45 we have, which of these travel among
पोएम्स बिलोंग्स टू विलियम वर्ड्सवर्थ? कौन सा ये ट्रैवल पोएम्स है जो विलियम वर्ड्सवर्थ से बिलोंग करता है? डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, स्केचेस ऑफ द नेचुरल सिविल and political states of Switzerland, sketches of nature या a vivid sketch and picture of our time। और जो 45 का जो करेक्ट आंसर है उसकी बात कर लेती हूँ मैं, दैट इज ऑप्शन ए। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस में उन्होंने अपने ट्रैवल पोएम्स को उन्होंने बिलोंग किया है, इनका ट्रैवल पोएम्स बिलोंग करता है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस वर्क से, जो कि 1793 में इन्होंने पब्लिश करा था। ठीक है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा इस वर्क के। इसका जो साथ में पब्लिश हुआ था एंड इवनिंग वॉक भी इसके साथ में पोएटिक वॉल्यूम उनका पब्लिश हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 45 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया वर्ड्सवर्थ की लिटरेरी करियर एंड लाइफ से रिलेटेड। आप फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा, आपको आई यहाँ पे एंड स्क्रीन पे जरूर मैं मेंशन कर दी होंगी, आप इस पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे जरूर चेक कर लीजिएगा इस सेक्शन में, ये जो है हमारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ इंपॉर्टेंट राइटर को डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर का भी पार्ट हम डिस्कस करेंगे।